नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, आप बहुत ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूं। आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूं। The government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी, उसमें सारी जनता हमारे साथ दी। एक तरफ 240 सीटों के साथ बीजेपी है, कुल 293 सीटों वाला एनडीए है, तो दूसरी तरफ 99 के अंक पर अटकी कांग्रेस और 234 सीटों वाला इंडी गठबंधन। कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस कुलाचे मार रहा है। लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि 10 साल के सूखे के बाद कांग्रेस के हिस्से में नेता प्रतिपक्ष का तमगा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है और विपक्ष की स्थिति मजबूत होने के बाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या पीएम मोदी के लिए सरकार चलाने की राह चुनौती भरी होने वाली है, खासकर तब जब विपक्षी तेवर को तौलना किसी तराजू के बस की बात न दिख रही हो और अभी से तकरार के पन्ने खुल रहे हैं और दिख भी रहे हैं। किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो। चलो बैठो। आप बहुत ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूं। आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूं। ये सदन की परंपरा नहीं है। सभापति जी, अगर जब कल शुरू हुआ था उसी समय रोक दिया होता तो आज जरूरत नहीं पड़ती। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। तेवर अपनी जगह, तंज अपनी जगह, विपक्षी रंग और रंज अपनी जगह, पर यह बात विपक्ष को बखूबी पता है कि मोदी झुकने वाले नहीं हैं। विपक्ष हल्ला हंगामा मचाता रहे, लेकिन होगा वही जो न्याय संगत होगा, संविधान के दायरे में होगा और सही होगा, क्योंकि सदन के भीतर संख्या बल पीएम मोदी के साथ ही है और विपक्ष ये बात बेहतर समझता है। विपक्ष का नंबर भले बड़ा हो, मोदी कमजोर नहीं। विपक्ष के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें एनडीए की हैं। अब ताजा मामला ही देखिए, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव को लेकर जितनी खुरपेच करनी थी विपक्ष को, उसने की, लेकिन हुआ वही जो मोदी ने चाहा, सिद्ध वही हुआ जिस नाम का प्रस्ताव मोदी ने लोकसभा के पटल पर रखा।
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. पेच खूब फंसाए थे विपक्ष ने, प्रोटेम स्पीकर के चुने जाने से लेकर लोकसभा के स्पीकर को चुने जाने तक, लेकिन सारे दांव पेच धरे के धरे रह गए और दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर वही बैठे जो पीएम मोदी की पसंद थे। पीएम मोदी ने मैसेज साफ दे दिया कि भले ही विपक्ष की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन शोर शराबे हंगामे को जगह नहीं दी जाएगी। इससे पहले विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर हंगामा किया था। कांग्रेस अपने सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहती थी, लेकिन नियम के मुताबिक भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। इसी तरह लोकसभा स्पीकर के चुनाव में भी विपक्ष ने अड़ंगा डाला और ओम बिरला के नाम पर सर्वसहमति के बजाय विपक्ष ने फिर एक बार स्पीकर के लिए के सुरेश के नाम का प्रस्ताव दिया, लेकिन ध्वनि मत से लोकसभा में ओम बिरला ही स्पीकर चुने गए। I invite Sri Om Birla to come up and occupy the chair. अगर देखें तो कुल मिलाकर मोदी को सदन में शिकस्त देने के चक्कर में विपक्ष ने खुद अपनी भद्द पिटवा ली और यह साबित हो गया कि मोदी किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं है और एनडीए की तैयारी फुल प्रूफ है। स्पीकर के चुनाव के वक्त ही विपक्ष के इस सरेंडर पर खुद एनडीए के सांसद हैरान रह गए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष वोटिंग की मांग क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने क्या सफाई दी उसे सुनिए। मैं आपको औपचारिक तौर से कह रहा हूं, हमने डिवीजन नहीं मांगा। मांगा क्योंकि हमने उचित समझा कि पहले दिन एक आम सहमति बने, एक आम सहमति का माहौल बने, एक रचनात्मक कदम था हमारा। हम डिवीजन मांग कर सकते हैं। तो अगर देखें तो संसद के भीतर विपक्ष के साथ पहला मैच पीएम मोदी ने 0-1 से जीत लिया, क्योंकि मत विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वोट कांग्रेस सपा ने इसलिए नहीं कराया क्योंकि इससे और भद पिट सकती थी। कुल मिलाकर ओम बिरला को चुनौती देने के लिए के सुरेश के नाम को आगे तो किया गया, लेकिन चुनौती फुस हो गई और ओम बिरला स्पीकर बन गए। Those in favor may say aye. Those against may say no. अब जरा समझिए कि अगर मत विभाजन कराया जाता तो क्या होता और विपक्ष ने क्यों इससे हाथ पीछे खींच लिया। दरअसल मत विभाजन के लिए इंडी गठबंधन के पास नंबर नहीं था। ऐसे में स्पीकर चुनाव में इंडी गठबंधन की हार तय थी और हार का मतलब था कि इंडी गठबंधन का मोदी सरकार को लेकर गढ़ा गया अल्प मत वाला नैरेटिव फेल हो जाता और इंडी गठबंधन की असली ताकत का पता भी चल जाता। और इस बात को जेएमएम सांसद महुआ माझी ने माना कि संख्या बल कम होने की वजह से मत विभाजन नहीं मांगा गया। संख्या बल तो नहीं था, इसीलिए नहीं मांगा गया। कोशिश तो ये थी कि डिप्टी स्पीकर हमारी तरफ से होते तो बहुत अच्छा लगता। तो कांग्रेस की सहृदयता और सहयोग वाली बात भूल जाइए। असल मुद्दा था फ्लोर पर ताकत का और उसका अंदाजा कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को था। तो क्या यही वजह थी कि इंडी गठबंधन की सहयोगी टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के वोट डिवीजन की मांग को कांग्रेस ने नहीं सुना या अनसुना कर दिया? नियम कहता है कि 500 लोगों के अंदर एक आदमी भी अगर डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ती है, ये नियम है। भाई कांग्रेस से भी मांगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज से मांगेंगे। आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने से पहले लोकसभा का फुटेज एक बार देख लीजिए और रूल्स ये कहता है कि एक मेंबर भी डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन देनी पड़ेगी।
आपने वो नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया ये तो प्रोटेम स्पीकर ही बता सकते हैं। सर राहुल जो चेयर पे बैठे थे वो बता सकते हैं। तो क्या इस बार विपक्ष नियम कायदे के बजाय शोर और हंगामा मचाने के फार्मूले को तैयार किए बैठा है? क्योंकि ये बात विपक्ष जानता है कि मोदी की सीटें भले कम हुई हों, लेकिन उनके पास एक मजबूत नंबर है जो कांग्रेस के यूपीए राज के दौर के नंबरों से कहीं ज्यादा है। जैसे 2009 में यूपीए 2 की कुल सीटें 262 थी, जबकि मोदी 3.0 में एनडीए की कुल सीटें 293 हैं। इसी तरह यूपीए 1 में मनमोहन सरकार के पास गठबंधन की कुल सीटें 218 थी। ये अलग बात है कि 2004 और 9 के दोनों ही टर्म में लेफ्ट और कई दूसरी पार्टियों के बाहर से समर्थन देने से मनमोहन सरकार बनी थी, जबकि 2019 में मोदी 2.0 में एनडीए की कुल 353 सीटें थीं। लेकिन विपक्ष मोदी सरकार पर अघोषित आपातकाल लाने का नैरेटिव सेट करने में लगा है, जबकि संसद सत्र के शुरुआत में ही पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए लोकतंत्र की रक्षा का राग जपते विपक्ष को आईना दिखा दिया है और ये संकेत दे दिए कि मोदी को कमजोर समझना विपक्ष की एक बड़ी भूल होगी। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रिएक्शन बता रहा है कि पीएम मोदी का तीर निशाने पर लगा है। इमरजेंसी के हवाले से हाथ में संविधान की प्रति लेकर हंगामा करते विपक्षी सांसदों को जवाब उसी अंदाज में मिला है। पीएम मोदी ने विपक्ष को याद दिला दिया कि सिर्फ संविधान की दुहाई देने और राग अलापने से बात बनने वाली नहीं, बल्कि संविधान को साइलेंट कर देने वाले कालखंड को भी याद किया जाना जरूरी है। और यह भी बताना जरूरी है कि कांग्रेस के दौर में ही देश में आपातकाल लगाते हुए आम जनता से लेकर नेताओं और मीडिया तक के संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया गया था। स्पीकर ओम बिरला के आसन संभालने के बाद विपक्ष ने अगर बधाइयां दी तो तंज भी खूब चले, और ऐसा ही तंज था अखिलेश यादव का। किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। संविधान की रक्षा का जो हवाला और शोर विपक्षी दलों की तरफ से मचाया जाता रहा है, उसी संविधान को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई गई थी करीब 50 साल पहले 1975 में। बीजेपी कहती है कि हैरानी तब होती है जब आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस संविधान की रक्षा की बात करती है। तो एक तरफ विपक्ष का आपातकाल वाला नैरेटिव है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के पास कांग्रेस के असली आपातकाल वाली तस्वीरें हैं। लेकिन आपातकाल की चर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की, बल्कि स्पीकर ओम बिरला और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ने की। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में
देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। एक बात तो तय है कि विपक्ष सदन को शांति से तो नहीं चलने देने वाला है। इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि कई ऐसे मुद्दों को बहस में उतारा जा रहा है जिसमें उसके वोट बैंक की तुष्टि होती है। और एक ऐसा ही मामला उठा संसद में सेंगोल की स्थापना का। विपक्षी नेताओं ने सेंगोल हटाने की मांग कर दी। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने चिट्ठी लिखकर सेंगोल हटाने की मांग की। हमारी कोशिश थी कि पार्लियामेंट से सेंगोल हटना चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है, इसलिए कि भारत में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सेंगोल एक ऐसा शब्द है जिसे माने होते हैं राजदंड। राजदंड के माने होता है राजा की छड़ी, छड़ी माने होता है राजा डंडा। अब पहले जमाने में राजा बैठता था दरबार में तो छड़ी लेके बैठता, डंडा लेके बैठता था। जो कह दिया, ना खाता न बही, राजा साहब ने जो कह दिया वैसे ही। तो विपक्ष की राजनीति अब आगे बढ़ने की है, कुछ रचनात्मक करने की है, या रोड़े अटकाने और हर बात पर हंगामा खड़ा करने की, ये सवाल बड़ा है। और क्या इस तरह की राजनीति से देश के भविष्य को कोई बेहतर गति मिलेगी? ये सवाल उससे भी ज्यादा अहम है। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीज़ों से एतराज़ होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं? संविधान की रक्षा के लाउड स्वरों के साथ विपक्ष की भूमिका क्या रचनात्मक रहने वाली है, या चुन चुन कर विवादों के सूत्र खोजे और निकाले जाने वाले हैं? 293 बनाम 234 की लड़ाई क्या संसद के हर सत्र में दिखने वाली है? जो भी हो, पर सदन के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए एक संदेश पीएम मोदी ने दे दिया है कि एनडीए को मिले जनादेश का भावार्थ क्या है। वो ये कि देश की जनता ने तीसरी बार नीति और नियत, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और निर्णय, विश्वास, सुशासन और स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि के साथ ही मोदी सरकार के संकल्प और सुशासन को चुना है। 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार संसद के भीतर मोदी सरकार के लिए चुनौतियां भले ही ज्यादा हों, लेकिन सत्ता पक्ष के शुरुआती तेवर ने बता दिया है कि मोदी न तो कमजोर हैं और न ही दिखने वाले हैं। स्पीकर के चुनाव से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक पर एनडीए एकजुट है और नीतीश नायडू का अटल विश्वास मोदी पर है। और मोदी विपक्षी शोर में न झुकने वाले हैं और न ही रुकने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।